जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस को। इससे पहले हमने पेपर 1 के पूरे सिलेबस को, पेपर पैटर्न को, कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सारी बेसिक जानकारी जो है प्रीवियस वीडियो में कवर कर दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप पेपर 1 का अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पेपर 2 के सिलेबस में इसमें सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितने सारे यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। जैसे कि यूनिट तो वैसे आपको क्वेश्चन तो सारे ही यूनिट से आएगा, बट कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको साथ में समझते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट, और हाँ, आप कहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो पेपर 1 का बताया है, जो कि कॉमन है सभी के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमेन सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ भी आपको बता देती हूँ, आपको यूजीसी नेट सिलेबस सिंपल आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको सिलेबस आपका वहाँ पर मिल जाएगा। जो पहली वेबसाइट आएगी, जस्ट हैव क्लिक ऑन इट, और उसके साथ ही आपको वहाँ पे जो है आपके सारे के सारे जनरल पेपर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो भी, और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है वो भी वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आप चाहें आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहला है एजुकेशनल स्टडीज़, जिसके आपको टोटल जो है 4 आपको सब पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशनल स्टडीज़ में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो भारतीय दर्शन के जो स्कूल्स हैं उनके जो है कंट्रीब्यूशन को, जिसमें आपको सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनसे क्वेश्चन रिपीटेड टाइम आपको देखने को मिलता है। तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि सांख्य ने, योग ने और बौद्ध, जैन और वेदांत दर्शन ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू विद्या, दयानंद दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। तो यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस आपको इसके साथ देख करके बताना है, इस्लामिक ट्रेडिशन टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। जैसे कि आपको इन सब में पता होना चाहिए कि जब आप प्रीवियस टाइम में थे वैदिक कल्चर में, तो वहाँ पे पवज्जा का संबंध किससे है, किस रिलीजन या किस एजुकेशनल उससे है, उपसंपदा का कार्यक्रम कहाँ पे होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। इसके साथ ही मदरसा और मकतब में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट यही चीज़ है, बस यहाँ पे वेस्टर्न स्कूल आ जाएगा, और यहाँ पे आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म इंक्लूडिंग मार्क्सिज्म, यहाँ पर आपको पढ़ना है। और यहाँ पर भी उनका ज्ञान और जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, उन दोनों के बीच में, और विजडम, जो आपका विजडम है, विवेक है, उसको भी किस प्रकार से यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, ये सारे के सारे वेस्टर्न स्कूल्स, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब अगला है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थियरी बाय मार्क्स। तो यहाँ पे आपको अलग अलग 3 थियरी जो स्पेसिफिक दी हुई है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो सीधे नाम दे देगा कि ये थियरी किसने दी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियरी में मेन प्रोपोनेंट कौन है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस। सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका कॉन्सेप्ट और उनके फंक्शंस। तो सामाजिक संस्था में किसको किसको हमको पढ़ना है, फैमिली को, स्कूल को और सोसाइटी को, मतलब परिवार को, विद्यालय को और समाज को। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सोशल मूवमेंट की कौन कौन सी थियरीज़ हैं, और यही थियरी आपको यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सी थियरी आपको पढ़नी है। रिलेटिव डिप्राइवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थियरी। तो ये सारी 4 थियरी हैं जो आपको सोशल मूवमेंट थियरी के अंतर्गत पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे जो सामाजिकरण है और शिक्षा दोनों किस प्रकार से हैं, तो एजुकेशन और कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स। अब ये जो थिंकर्स हैं, इन्होंने किस प्रकार की एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई इनकी फेमस राइटिंग है वो चीज़ पूछ दी जाती है आपसे, तो उसका एक शॉर्ट नोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का है, तो स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार की एजुकेशन की बात की है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी, तो इनके भी कौन कौन सी आपकी जो है राइटिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें। महात्मा गांधी का तो काफ़ी बार आपसे रिपीटेड टाइम पूछता है।
नई तालीम किसने दी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अरबिंदो, ठीक है, महर्षि अरविंदो का भी आपसे पूछता है कि इंटीग्रल एजुकेशन किसका दिया हुआ है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, पाउलो, ये आपके अभी तक इंडियन थे, अब ये वेस्टर्न के भी हैं। पाउलो फ्रायरे, वॉल्सस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स एंड सावित्री भाई फूले। तो इससे रिपीटेड टाइम है, जैसे केयर एजुकेशन किसने दिया है, नेल नॉर्डिंग ने दिया है, ठीक है। इसी प्रकार वॉल्सस्टोनक्राफ्ट का भी है, पाउलो फ्रायरे का भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट नाम है आपका बैंकिंग एजुकेशन, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई नाम हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्लैश करता है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, बट ये वही बात है कि अगर आपको पता है तो आप अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। Next is your to the development of educational thought for social change, national values as enshrined in the Indian Constitution। national values, इससे easy question आ जाता है जो Indian Constitution से related होता है, जैसे कि इसमें से कौन से words हैं कि जो कि आपके Indian Constitution में नहीं आते हैं, तो आपको दे देगा उसमें equity ऑप्शन में देगा, equality देगा। तो equity हमारे जो है Constitution के preamble में कभी भी लिखित नहीं होती है, तो इस तरह से भी question आते हैं। यूनिट 2 है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको पूरी की पूरी कमिटीज़ को पढ़ना है, कमीशंस को पढ़ना है। देखिए, कमिटी एंड कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एक तो टीचर एजुकेशन के लिए किसने किसने जो है कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर, कोठारी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दोनों है इसमें। इसके साथ ही यहाँ पे इस सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है अभी तक, जो आपका कह सकते हैं अपडेटेड सिलेबस है उसमें ये चीज़ कि 2020 का क्या है आपका NEP, बट आप ये चीज़ एकदम अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिए कि आप इन सबको चाहे 86 और 92 ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ NEP 2020 को एक्स्ट्रा से अपने सिलेबस के हार्ड कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको ये भी बिना पढ़े नहीं जाना है, क्योंकि अभी प्रीवियस आप 2 से 3 सालों के पेपर में आप देखेंगे कि NEP से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना पढ़े आपको वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो NEP ये हिडन इसमें आपका पार्ट इन्होंने दे दिया है, अभी तक अपडेट नहीं किया है, बट वो है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1999, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, और उसके बाद NKC नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 का, यशपाल कमेटी 2009, NCF TE 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। ठीक, ये सारी की सारी कमेटी जो रिटन है इसके बारे में आपको बिल्कुल एक एक पेज का ब्रीफ आपके पास होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसको कवर भी करने वाले हैं, तो इसके लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं UGC नेट पेपर 1 की भी और इसके साथ पेपर 2 एजुकेशन की भी, वो आप तक जो है पहुँचता रहे। यूनिट B है इसका रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन। एक पॉलिसी और एजुकेशन में, शिक्षा में क्या संबंध है। लिंकेज एजुकेशनल पॉलिसी का और नेशनल डेवलपमेंट का, कि अगर हमारी एजुकेशनल पॉलिसी अच्छी होगी तो क्या उससे राष्ट्रीय विकास की तरफ क्या उसका लिंकेज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सारी चीज़। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्रेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अभी प्रेजेंट के भी उसको देखना पड़ेगा, एंड जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। इससे ना जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको वो देखने को मिलेगा, जैसे कि हम जब भी पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें देगा कि इसको स्टेप में लगाइए, तो आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पार्ट C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्ट C आपका डील करता है, सो 1 इज़ योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थियरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थियरी। ठीक है, इसमें कौन डिफरेंस है और डिफरेंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी सिग्नलिंग और ह्यूमन कैपिटल थियरी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो और मैक्रो लेवल, तो ये तो इजी है और इसको हम लोग समझेंगे भी। इसके अलावा बजटिंग क्या होती है, बजटिंग कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, तो पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, लिबरल, कंजर्वेटिव और क्रिटिकल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स।
तो लिबरल अप्रोच क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है और क्रिटिकल अप्रोच क्या है भैया आपका पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का, ये हम समझेंगे। बिहेवियरिज्म, थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम एनालिसिस पेपर में आया हुआ है बिहेवियरिज्म। इसके अलावा थियरी ऑफ रैशनल चॉइस, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सो दिस इज़ योर यूनिट 2। यूनिट 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईजी क्वेश्चन आता है। आप ये साइकोलॉजी वाला पार्ट आप कह सकते हो इसको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या दोनों के बीच में अंतर होता है। कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब दे दिया तो यहाँ पे अब ये अलग से लिख करके आपको नहीं कहेगा, इन्होंने यहाँ पर दे दिया है तो ठीक। पर्सनालिटी डेफिनेशंस एंड थियरीज, फ्राइड, कार्ल रोजर, गॉर्डन आलपोर्ट, मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका, इन सभी लोगों की थियरीज़ आपको क्या करनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो चाहे पर्सनालिटी हो क्या होती है, इसके अलावा फ्राइड की थियरी आपकी साइको एनालिटिक, कार्ल रोजर की आपकी जो नॉन डायरेक्टिव जिन्होंने दिया है उनकी थियरी, सेल्फ की गॉर्डन आलपोर्ट की थियरी, वर्दाइमर और कर्ट कोफका की इंसाइटफुल लर्निंग की थियरी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन कैसे एक दूसरे से संबंधित है, कौन किसका सबसेट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है और थियरी से तो आते ही आते हैं। अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, अब यहाँ पे यूनिटरी टू मल्टीपल से जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले आपका बिने ने दिया 1 फैक्टर थियरी, फिर स्फीयरमैन 2 फैक्टर थियरी, इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरी लेकर के आए और लास्ट में हम हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल फैक्टर थियरी को पढ़ते हैं। तो कई बार तो सीक्वेंसिंग करने को दे देता है कि 1 फैक्टर 2 फैक्टर ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए कि पहले बाद में कौन आया। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, तीनों आपका चाहे SI हो या SQ हो, IQ हो और SQ हो, EQ हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टर्नबर्ग की थियरी और गार्डनर की थियरी आपको आनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑफ कोर्स मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज़ योर प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ लर्निंग, यहाँ पे आपको बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थियरी ऑफ लर्निंग के बारे में पता करना है। फैक्टर इफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस और कॉग्निशन के बारे में इसमें आपको जानना है। इसके अलावा 4th यूनिट आपकी पूरी की पूरी गाइडेंस और काउंसलिंग से संबंधित है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें भी आपके स्टेप्स पूछ देते हैं कि उसको अरेंज या सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको चाहे वो डायरेक्टिव काउंसलिंग हो, नॉन डायरेक्टिव या इक्लेक्टिक हो, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये उन्हीं सारी चीज़ें के है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी से। काउंसलिंग में REBT आपका है, ह्यूमनिस्टिक है और ये सारी चीज़ आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी टीचर्स एजुकेशन की, यूनिट 4 इज़ फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन क्या है, उसका मतलब, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, स्कोप कहाँ कहाँ है। कितने प्रकार के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हमारे पास हैं। NCERT और NCTE का क्या काम है, 2 लोगों का नाम यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि करिकुलम के डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको इन दोनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें पूछ देता है कि NCERT के अंतर्गत कौन से आपके इनका कहाँ तक क्षेत्र है, पावर है, NCTE क्या करती है, ये सारी चीज़ें, प्री सर्विस, इन सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा शलमैन, डेंग, ल्यूक और हेबरमास की थियरी, यहाँ पे जो टीचर एजुकेशन के लिए बेस की जो बात कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हेबरमास ने, शलमैन ने, डेंग और ल्यूक ने कौन कौन से जो है चीज़ों को माना है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने क्या क्या तरीके हैं, इसके मॉडल कौन कौन से हैं, बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल्स। इसके अलावा इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब इसमें ये जो नाम दिया है SSC, RMSC, SCRT, NCERT, NCTE, UGC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे ये उसको प्रमोट करते हैं, कैसे ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कितने पर्पस क्या है, कितने साल का रखते हैं और क्यों रखते हैं, रिसोर्सेज, बजट, ये सारी चीज़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म,
इसका क्या कॉन्सेप्ट है, टीचिंग को कब एक प्रोफेशन की तरह लिया गया, प्रोफेशनलिज्म कैसे कहते हैं, टीचिंग एज अ प्रोफेशन कब से आया, उनके क्या क्या एथिक्स होते हैं, पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं, इसके अलावा कि आईसीटी के इंटीग्रेशन के बाद कैसे जो फैक्टर्स हैं उन्होंने इफ़ेक्ट किया, और क्या नए नए नवाचार होते हैं शिक्षा में, ये सारी चीज़ें आपको डील करनी है इस यूनिट से। यूनिट 4। यूनिट 5 इज़ योर करिकुलम स्टडीज़। करिकुलम स्टडीज़ मतलब कि जो आपकी पाठ्यचर्या है उसमें किन किन फैक्टर्स का तत्व है, वो फैक्टर्स में क्या क्या मॉडल्स हैं और वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहले वाले स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो उनके फाउंडेशन को यहाँ पर बेस लिया गया है, जिसमें मेनली फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेस को लिया गया है। इसके साथ ही यूजीसी और एनसीटीई का इसमें रोल स्पेसिफिक करके दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही पार्ट बी में आप मॉडल्स के साथ डील करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं आपके करिकुलम के निर्माण में, जो पाठ्यचर्या है उसके निर्माण में कौन कौन से मॉडल्स हैं, ट्रेडिशनल मॉडल्स क्या हैं और कॉन्टेम्प्रोरी मॉडल्स क्या हैं। ठीक, इसमें अलग अलग मॉडल्स के नाम हैं जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CIPP मॉडल, जो आपको लास्ट में दिया हुआ है। इससे काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है CIPP मॉडल, इसका एक तो फुल फॉर्म में पूछ देगा आपसे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। ठीक, थर्ड आपका जो है वो क्या है कि अब वो जो करिकुलम हमने किया है उसको हम कैसे बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, उसका तरीका क्या है। तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड मटेरियल कौन कौन सा है करिकुलम ट्रांजैक्शन में। इवेलुएट हम कैसे कर रहे हैं अपने करिकुलम को, कौन कौन से मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। इसमें टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्रिवन का मॉडल, किलपैट्रिक का मॉडल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट मेक इट्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट आपका है डी पार्ट यूनिट 5 का, मीनिंग एंड टाइप ऑफ करिकुलम चेंज। चूँकि आपको पता है कि करिकुलम ऐसा है जो कभी एक जैसा एक समान नहीं रह सकता है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। तो क्या फैक्टर्स हैं, करिकुलम चेंज हमें क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़, उसमें टीचर का कितना रोल हो, स्टूडेंट का कितना रोल हो, करिकुलम में रिसर्च किस दिशा में हो, कैसे हो, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के साथ डील करती हैं। नेक्स्ट इज़ योर रिसर्च इन एजुकेशन। व्हेन वी टॉक इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हम ये बात कर रहे थे कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है, उसमें भी आपको रिसर्च देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रिसर्च आपको दोनों पेपर में आपकी कॉमन है। दैट्स वाई रिसर्च का पोर्शन अगर आप माने तो ये आपके 5-5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन आपके रिसर्च से आएंगे। तो रिसर्च वाले पोर्शन को हमेशा बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हुए चलिए। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, उसके क्या क्या जो है आपके स्टेप्स हैं, इसमें भी साइंटिफिक मेथड को स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है कि साइंटिफिक रिसर्च कैसे कैसे होगा। इसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें फंडामेंटल, अप्लाइड एक्शन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आपको जानना है। इसके साथ ही इसके पार्ट बी में आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, और सैम्पलिंग के 2 टाइप, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सैंपल साइज़ क्या होता है, टूल्स क्या होता है, और उन टूल से कैसे हम मेज़र करते हैं, टूल कितने प्रकार के होते हैं, टेक्निक क्या होती है, ये सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इसके यूनिट बी से मिलेगी। मेज़रमेंट स्केल कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ठीक, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग कैसे हम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करें तो कैसे करेंगे। अच्छा, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एनोवा क्या है, टी टेस्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, जेट टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें। अभी आपको ये टर्म काफ़ी भारी भरकम लग रहा होगा, जिन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही है, इतना डिफ़िकल्ट ये कैसे होगा। बट बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 2018-19 तक आपके ये जो टी टेस्ट, जेट टेस्ट है, ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं क्वेश्चंस, वो आते थे। बट अभी क्या है कि उतने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी हमें उसको प्रैक्टिस करना है तो हम उसको करेंगे। बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टी टेस्ट, जेट टेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो पहले उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड जो है उसके एप्लीकेशन को जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे ग्राउंडेड थियरी है आपका, नैरेटिव रिसर्च है आपका, इसके अलावा केस स्टडी है,
और उसके बारे में पूरी की पूरी चीज़ें, एथनोग्राफी है, मिक्स्ड मेथड है, ट्रायंगुलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 यूनिट के डी पोर्शन में पढ़ने को मिलेगी। 7th यूनिट है आपकी पेडागोजी, एंड्रागोजी और असेसमेंट की। पेडागोजी क्या है, इसके क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी के सारे मॉडल्स जो हैं हमारे मेमोरी लेवल के, चाहे अंडरस्टैंडिंग चाहे रिफ्लेक्टिव लेवल के, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है, एंड्रागोजी में किसका प्रोमिनेंट नाम है, मैल्कॉम नोल्स, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, ये सारी चीज़। नेक्स्ट बी पोर्शन असेसमेंट से रिलेटेड है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव और एम में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा जो हमारा CAP है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, कितने स्टेप्स है। कई बार इन तीनों के कोई भी किसी भी एक के स्टेप जो है आपको सीक्वेंसिंग में लगाने को दे दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब एजुकेशन में जो है असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे कैसे हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं शिक्षा में, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या फीडबैक का क्या प्रोसेस रहना चाहिए, ठीक, कैसे हम जो है उनके रुब्रिक्स तैयार करें, पोर्टफोलियो क्या है, क्वेश्चन में दे देगा कि ये क्या है, रुब्रिक्स है, पोर्टफोलियो है, ठीक, रिफ्लेक्टिव जर्नल, फील्ड इंगेजमेंट, कहाँ पे किसका यूज़ करना है एज अ टीचर, आपको ये पता होना चाहिए। असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, देखिए पेडागोजी जो है ये बच्चों के लिए होती है, जबकि एंड्रागोजी एडल्ट के लिए होती है, बस डिफरेंस इतना ही है, ठीक। तो जब बच्चों में रहेगा तो उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब एंड्रागोजी होगा तो वहाँ पे लर्नर इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाता है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो इनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, FIACS इसको कहते हैं हम, ठीक है, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगोरिकल सिस्टम, ठीक है। गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। फिर रुब्रिक्स सेल्फ और पीयर दोनों के इवैल्यूएशन के लिए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ऑल दैट थिंग इज इंक्लूडेड इन यूनिट 7 पार्ट डी। नेक्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन, ये टोटल आपका जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहाँ पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कर रही हैं। ET क्या है, ICT एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ICT क्या है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपकी कौन सी है, ये सारी चीज़ आपको इसमें जाननी है। नेक्स्ट इसमें है सिस्टम अप्रोच, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये जो यहाँ पे है ADDIE, ये अश्योर और डिक और कैरी का मॉडल, मेशन का मॉडल, गैगने की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिग 5E जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका काई है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CBT, CML, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ के जाना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम में हैं, जो आप देख के अभी पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत है, तो सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट वो ईजी है। अगर आप एक बार गो थ्रू होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। इसके साथ ही इसमें सिंक्रोनस ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और ऑफलाइन ऑनलाइन, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ब्लेंडेड लर्निंग, ये सारी चीज़। इसके अलावा कि अब ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो आया है कि ई लर्निंग क्या होता है, उसमें रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या चले हैं, कैसे क्या क्वालिटी मेंटेन हो पाती है या नहीं हो पाती है, सेटिस्फैक्शन क्या है, उसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, एथिकल इशू क्या इसमें इमर्ज हो रहे हैं, ये सारी चीज़। इसके अलावा OER जो आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, और MOOC है आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं पार्ट C में। पार्ट डी मेनली ICT से है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन रिपोजिटरी से है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका पार्ट डी है। नेक्स्ट यूनिट 9 है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका PERT हो गया, CPM भी इम्पोर्टेंट है, POSTCAB भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे फुल फॉर्म है, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे आपको चैनल्स बताए जाएंगे, कुछ कि जो कि आपस में लिंक हो करके एक मॉडल का रूप लेते हैं, जिससे कि हम एजुकेशनल को क्या कर सकते हैं, मैनेज करने की अच्छे से एक मैनेजमेंट का वो दिया गया। SWOT एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक। टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे क्वेश्चन आए ही हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। लीडरशिप में भी बहुत बार पूछता है लीडरशिप का कि कौन कौन से लीडरशिप ट्रेट हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, वैल्यू बेस्ड, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं।
चेरिस्मेटिक किसको कहेंगे, और ब्लेक और माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड, ये आपके मॉडल हैं लीडरशिप के, जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड। फिडलर का कॉन्टीजेंसी मॉडल है, ट्राई डायमेंशनल मॉडल है, हर्शी और ब्लैंचर्ड का मॉडल है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी इन एजुकेशन, जो ये है कि एजुकेशन में क्वालिटी कहाँ है, क्वांटिटी कहाँ है, एक हमारा पर्सपेक्टिव और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दोनों को। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। 6 सिग्मा थियरी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट ये आपको दे देगा। इसके लेवल्स को लगाने को पहले कौन सी चीज़ आएगी, बाद में कौन सी आएगी। इसके अलावा क्वालिटी गुरुज़ की बात भी की जाती है। ये पूछा जाता है कि वॉल्टर शेवर्ट, एडवर्ड डेमिंग और सीके प्रहलाद, ये 3 नाम आपको दिए गए, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी गुरु हैं पहली चीज़, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी है ये हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। चेंज मैनेजमेंट क्या है भाई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है प्लान चेंज की। यहाँ पे आपकी 3R का मॉडल है, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। 3 स्टेप मॉडल है चेंज का, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। कई बार तो सिर्फ सीधे आपको पूछ देगा कि 3 स्टेप मॉडल में कौन कौन से आपके ये हैं, तो अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, इसकी जगह बस नाम बदल देगा, आपको वो करना है। इसके अलावा जस्ट इन टाइम और पोका योग, ये जापानीज़ मॉडल है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट इन टाइम, JIT और पोकायोक मॉडल। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अप्रेजल, फेलियर कॉस्ट, प्रिवेंटेबल कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को हमने यूनिट 2 में भी आई थिंक पढ़ा, यूनिट 1 के उसमें। और इसके अलावा NAAC का क्या काम है, QCI का क्या काम है, और इसके अलावा आपका इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पढ़कर ही आपको जाना है। जो आपके मेनली वो जो फुल फॉर्म वाले नाम दे रहे हैं आपके सिलेबस में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि NAAC किनका जो है वो करता है, उसमें रेटिंग कैसे होती है, कितना स्टार्टिंग होता है, कितना बिलो होता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। क्वालिटी जो आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पहला तो वो कब आता है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नाउ वी कम टू द यूनिट 10 दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, अलग अलग वेरियस जो आपके आप कह सकते हैं कि काम उसके क्षेत्र में हुए, जो डेवलपमेंटल आपके सारे के सारे पास हुए हैं, बिल हो या फिर उसके खिलाफ एक्ट हो, और कब इसको माना गया कि नहीं सभी बच्चों को ही विद्यालय में आना चाहिए। एंड हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग या इंटीग्रेटेड एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ICF मॉडल क्या कहता है, ICF मॉडल आपको स्पेशली पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। ये आपका पार्ट B है। डाइवर्स लर्नर किसको कहते हैं, उनके अलग अलग जो डाइवर्स लर्नर के एजुकेशनल नीड्स हैं उनको हम किस प्रकार से फुलफ़िल करें। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, आज भी हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं बट इंक्लूसिव क्लासरूम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आज भी हमारा माइंडसेट ही वैसा है, तो अगर हम वो बनाना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग और मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम करिकुलम किस प्रकार का ले आएँ कि अलग अलग लर्नर्स के नीड को वो फुलफ़िल कर सके, ठीक, किस प्रकार का एड रखें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस प्रकार की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी रखें, ऑल दैट डील्स विद द पार्ट C। नेक्स्ट लास्ट है आपका बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन कौन से बैरियर हैं और कौन कौन से फैसिलिटेटर हैं। एटीट्यूड, सोशल और एजुकेशनल, ये 3 आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा करंट स्टेटस एंड एथिकल इशू इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, और इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के रिसर्च ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये सारा आपका जो है हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपका सिलेबस है UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन, जिसका कोड आपका 09 है, हमने उसको जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा यूनिट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको समझने में या वो समझ में नहीं आता है, तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। हम लोग पहले स्टार्टिंग जो है वहीं से शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।